एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। ये हमारा बिल्कुल नया सेटअप है। मैक्स हब के ऊपर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और अब आपको पढ़ने में और मजा आएगा क्योंकि हम नए नए टॉपिक्स को आसानी के साथ इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं और वह है वैक्सीन्स। अब आपने पढ़ा भी होगा कि वैक्सीन्स जो है वो CSIR के एग्जामिनेशन में, चाहे ICMR को ले लीजिए, चाहे फिर आप DBT को, चाहे गेट को ले लीजिए, वैक्सीन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपसे वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स के बारे में वैक्सीन्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, वैक्सीन्स जो है ये हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज हम इस पे बात कर सकते हैं कि वैक्सीन्स जो है वो क्या क्या उनके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वैक्सीन है उसके बारे में भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि क्या होती है वैक्सीन और किस तरीके से ये आगे काम करती है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और एक अच्छी वैक्सीन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उसको देखते हैं। तो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो वैक्सीन क्या है? एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। और ये क्या आपको क्या फायदा पहुंचाता है? बेसिकली इट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस मैलिग्नेंट डिजीज। अगर किसी की बॉडी में इस तरीके की डिजीज होने की संभावना है या आगे कोई मैलिग्नेंट डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज होने की संभावना है तो उसके अगेंस्ट ये क्या प्रोवाइड कर सकती है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो मैं इसको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों कह रहा हूं गाइस? देखिए यहाँ पे एक्टिव दो शब्द है, देखिए एक एक्टिव हो गया, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल रहा हूं। तो एक्टिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इंफेक्शन को ट्रांसफर कर रहा हूं, इसीलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी कहला रही है। अच्छा, एक्वायर्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एक्वायर की जा रही है, जन्म से नहीं है। जन्म से होती तो हम इसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, राइट? अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल रहे हैं। और क्योंकि ये एक्टिव है, क्योंकि बॉडी को इन्फेक्शन करवाया गया है, उसके बाद बॉडी इसको प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ गया होगा इतनी बात। और ये किसके अगेंस्ट होती है? इन्फेक्शियस मैलिग्नेंट डिजीज के अगेंस्ट हो सकती है। इन्फेक्शियस मतलब एक से दूसरे के ऊपर फैलने वाली डिजीज के अगेंस्ट ही किया जा सकता है। अब अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो सबसे पहले जो वैक्सीन्स के बारे में बातचीत की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी और इन्होंने प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ काउपॉक्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स को पता लगाया था। बेसिकली क्या होता है ना कि एडवर्ड जेनर के समय में एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक इन्फेक्शन फैल रहा था जिसको हम बोलते हैं काउपॉक्स। वहां पे उस समय जो कैटल्स थी यानी कि काउस जो थी उनके अंदर इस तरीके की एक बहुत प्रोमिनेंट डिजीज फैल रही थी। तो एडवर्ड जेनर ने पाया कि ये जो काउपॉक्स यानी कि जो वायरस काउपॉक्स डिजीज कॉज कर रहा है, अगर इसी वायरस को बेसिकली ये वायरस से मिलता जुलता एक और वायरस है जिसको आप बोलते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस। तो काउपॉक्स वायरस से मिलता जुलता एक और वायरस है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस। और ये स्मॉल पॉक्स का भी उस समय उतना ही आतंक था। तो स्मॉल पॉक्स उस समय इंसानों में हो रहा था और काउ पॉक्स जो है उस समय कैटल्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो अब इतनी चीज समझ में आई। तो अब एडवर्ड जेनर ने क्या किया, इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित किया और उन्होंने ये पाया कि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स में कुछ रिलेशनशिप है। काउ पॉक्स इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन, काउ पॉक्स जो वायरस है वो ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। तो अगर मैं किसी इंडिविजुअल को काउ पॉक्स का वायरस दे दूं तो वो वायरस उस इंडिविजुअल के अंदर डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ये काउ पॉक्स का वायरस स्मॉल पॉक्स से कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए अब कभी उस इंडिविजुअल के अंदर अगर स्मॉल पॉक्स के वायरस ने अटैक किया, जो कि कर सकता है क्योंकि स्मॉल पॉक्स ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है, तो अगर कभी स्मॉल पॉक्स वायरस ने किसी ह्यूमन के अंदर उस ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करने की कोशिश की तो वो नहीं कर पाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि काउ पॉक्स का वायरस पहले से ही था जिसने कि एंटीबॉडीज को और इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर रखा था, जिससे कि बॉडी बिल्कुल रेडी थी। और काउ पॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स के वायरस के आते ही ये एंटीबॉडी या ये जो इम्यूनिटी थी इतनी एक्टिवेट थी कि उसको मार करके भगा दिया गया।
तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे देखा गया था। तो ये एडवर्ड जेनर का कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो वैक्सीन है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या किसी अच्छी वैक्सीन की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बी सेल रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए। बी सेल रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, एंटीबॉडीज का प्रिपरेशन होना चाहिए। दूसरा, टी सेल रिस्पॉन्स यहाँ पे देने के लिए कैपेबल होना चाहिए वो वैक्सीन। तीसरा, लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में के बाद ही वैक्सीन का इफेक्ट खत्म हो जाए। अगर इस तरीके की कोई चीज है तो हम वैक्सीन को अच्छा नहीं मान सकते। नेक्स्ट, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखते हैं, जैसे कि जो कोरोना वैक्सीन थी उसमें भी कई सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उनको बुखार हो रहा है या उनको स्किन डिजीज वगैरह हो रही है। तो इस तरीके की कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी। तो एक अच्छी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा मेमोरी सेल का भी जनरेशन होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन अबाउट मेमोरी सेल्स? अब मेमोरी सेल्स का मतलब है ऐसे सेल्स जो हिसाब किताब रख रहे होंगे कि जो इन्फेक्शन आया था उसको हमने कैसे मार के भगाया। अगर ऐसा हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा तो अगली बार वो इन्फेक्शन फिर आएगा और फिर बॉडी में उतना ही डैमेज कॉज करेगा। इसीलिए हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाए, और अगर ये मेमोरी सेल्स बन करके तैयार हो जाएंगे तो अगली बार अगर ये इन्फेक्शन आएगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए और ज्यादा दमदार तरीके से तैयार होगी। तो ये कहानी हो गई आपकी मेमोरी सेल्स जनरेशन की। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाता हूं, ये देखिए। ओके, तो अगर आप इसको देखें, ओके, तो अब अगर आप इसको देखें यहाँ पे, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपका मेमोरी सेल्स, ये देखिए आपका बेसिकली एक तरीके का जो इम्यूनाइजेशन का तरीका है। बेसिकली एक वैक्सीन को बॉडी के अंदर पहुंचाया जा रहा है इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये चीज हो रही है। तो अब आइए नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन स्टिल नाउ, आज की डेट में जो सबसे अच्छी वैक्सीन जो हमारे पास है, हम मान सकते हैं कि वो एक पोलियो वैक्सीन है बेसिकली। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना भूल गया था, ये एक जीआईएफ है। बेसिकली किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है, बेसिकली किस तरीके से कोई वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़ें और इसको देखें कि मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन स्टिल नाउ, आज की डेट में अगर सबसे इफेक्टिव वैक्सीन की मैं बात करता हूं तो एक तो है ये पोलियो वैक्सीन और दूसरी है ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। आप देख पा रहे होंगे, तो ये पोलियो वैक्सीन जो है और ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है, ये सबसे इफेक्टिव, वन ऑफ द सबसे इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो दी जाती हैं। नेक्स्ट, एक्चुअली हमें क्या करने की जरूरत है, और बेहतर वैक्सीन, पोटेंट वैक्सीन की जरूरत है मलेरिया के अगेंस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, एड्स के अगेंस्ट। तो इन वैक्सीन के डेवलपमेंट की जरूरत है। अच्छा, ये जितना भी डेटा या जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्यूबी इम्यूनोलॉजी से पढ़ा रहा हूं। तो आपने जरूर इस बुक का नाम सुना भी होगा, और इसी बुक से मैं सारा का सारा डेटा लेकर के आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं। तो ये पूरी की पूरी कहानी। नेक्स्ट, ऑल्सो इंप्रूवमेंट इन, इसके अलावा हमें और क्या क्या चीजों की जरूरत है इम्यूनोलॉजी में, तो हम जो ऑलरेडी वैक्सीन बन चुकी हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे, ताकि जो इन लॉन्ग टर्म क्या हो गया, उन वैक्सीन में जो ऑलरेडी बन चुकी हैं उसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, या वो उससे जो कॉस्ट इफेक्टिव जितनी भी वैक्सीन होनी चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अफोर्ड कर सके। तो ये बात है। तो सेफ्टी, एफिकेसी एंड कॉस्ट लोअरिंग, ये दो चीजें हम जरूर चाहेंगे कि इस तरीके की चीजें जो बन चुकी हैं वैक्सीन उनमें भी की जा सके। तो ये हो गया, उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन के ऊपर आते हैं। देखिए, वैक्सीन कई सारी तरीके के हैं, जिसमें से आज मैं पहली जो वैक्सीन है उसके बारे में बात करने वाला हूं, जिसको हम कह रहे हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अब देखिए, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में रोबस्ट रिस्पॉन्स होता है। जस्ट अ मिनट। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में आपको रोबस्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। रोबस्ट रिस्पॉन्स मतलब काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स, काफी हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक बार जरूर लिख लेता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपको। हाई इंटेंसिटी का
हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन परेशानी एक और है यहाँ पे कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। सर रिस्क का मतलब क्या हो गया? अगर आप ये देख पा रहे होंगे, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब ये हो गया, यहाँ पे आप लाइव ऑर्गेनिज्म को दे रहे होते हैं। यू आर गिविंग लाइव ऑर्गेनिज्म, आप यहां पे लाइव ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि लाइव ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक? तो इसीलिए यहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क इन्वॉल्व यहां पे जरूर है। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये रिस्क इन्वॉल्व या ये लाइव ऑर्गेनिज्म आप कैसे दे सकते हो। कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आप किसी इंडिविजुअल की बॉडी में कैसे डाल सकते हो, क्या क्या उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है, क्या कुछ नुकसान तो नहीं होगा, वो सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। नेक्स्ट, एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहां पे डिसेबल्ड या एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एटीन्यूएटेड या डिसेबल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, एटीन्यूएटेड का मतलब ये होता है वीकेंड। एटीन्यूएटेड का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे एटीन्यूएटेड का मतलब हो जाएगा वीकेंड, ठीक? तो वीकेंड या डिसेबल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे यूज करते हैं। दैट मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास अब वो प्रॉपर्टी नहीं रह गई है जिससे कि वो बहुत इन्फेक्शन कॉज कर सके या आपकी बॉडी को नुकसान कॉज कर सके, हार्म कॉज कर सके, डिस्ट्रक्शन कॉज कर सके। ये प्रॉपर्टी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास अब नहीं है, तो डिसेबल्ड हो चुकी है वो चीज, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं वीकेंड हो चुका है। लेकिन बेटा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास अभी भी ग्रोथ करने की प्रॉपर्टी है। इट कैन स्टिल डू द, अभी भी ये ग्रोथ करने की टेंडेंसी इसके पास है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये इस दौरान डिसेबल्ड रहेगा। दैट मींस ये डिजीज कॉज करने में डिसेबल्ड है, डिजीज कॉज नहीं कर सकता, पैथोजेनिसिटी शो नहीं कर सकता, लेकिन ये कहना कि ये ग्रोथ नहीं कर सकता, ये गलत होगा। तो ग्रोथ करने की एबिलिटी अभी भी है। हाँ, ये बात जरूर है कि डिजीज कॉज नहीं कर सकता। तो माइक्रो क्या है? स्लो ट्रांजिएंट ग्रोथ शो कर सकता है। इट कैन शो स्लो ट्रांजिएंट ग्रोथ एंड पैथोजेनिसिटी इज जस्ट लॉस्ट। यही यहां पे कहा जा रहा है कि पैथोजेनिसिटी जो है, यानी कि जो पैथोजेनिक कैरेक्टर है, वो लॉस्ट हो गया है, वो खत्म हो गया है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए नेचुरल एटीन्यूएशन। और नेचुरल एटीन्यूएशन का जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल एटीन्यूएशन का, ये जेनर ने ही ला करके दिया था। सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है, ये देखेंगे अगर आप, तो इसको जेनर ने ही ला करके दिया था सबसे पहली बार। यहाँ पे देखें, जेनर, एडवर्ड जेनर ने ही बताया था इसके बारे में। कैसे किया था? मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ी सी डिटेल दे दी थी कि वैक्सीनिया वायरस था। वैक्सीनिया वायरस का मतलब क्या हो गया? ये आपका जो काउपॉक्स का वायरस था, इसी को हम वैक्सीनिया वायरस बोल रहे हैं। इसको इनोकुलेट किया किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर उसको पहुंचा दिया। वैक्सीनिया वायरस जो है काउपॉक्स का वायरस है। बेसिकली वैक्सीनिया वायरस जो है काउपॉक्स के लिए वायरस है, और आपको पता है कि काउपॉक्स का जो वायरस है वो ह्यूमंस में डिजीज कॉज नहीं कर सकता। लेकिन जेनर ने ये चीज जान करके ह्यूमन के अंदर उसका इन्फेक्शन कॉज किया, और अगर ह्यूमंस के अंदर उसका इन्फेक्शन कॉज किया तो क्या हो गया? ये काउपॉक्स का जो वायरस है वो डिजीज कॉज नहीं कर पाया। इट डज नॉट कॉज काउपॉक्स बट causes immunity against smallpox। अब इतना समझ लो कि ये काउपॉक्स और ये स्मॉलपॉक्स के जो वायरसेस हैं एक दूसरे के भाई बहन की तरीके से हैं। दैट मींस काफी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। दैट मींस अब काउपॉक्स का आपने इंजेक्शन दिया किसी ह्यूमन के अंदर, तो वो ह्यूमन काउपॉक्स के लिए इम्यून हो जाएगा और काउपॉक्स वायरस उसके अंदर डिजीज भी कॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि काउपॉक्स का वायरस ने, अब क्योंकि वो मिलता जुलता है स्मॉलपॉक्स के साथ, तो अब उसने एक एक्टिव इम्यून सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है अगेंस्ट द स्मॉलपॉक्स। स्मॉलपॉक्स के अगेंस्ट भी बॉडी एक्टिव हो गई है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है। यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, थोड़ा एटीन्यूएशन को, या भी एटीन्यूएशन को मैंने अभी भी आपको बताया कि एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है? वीक करना, वीकेंड करना, यही तो होता है एटीन्यूएशन का मतलब। तो एटीन्यूएशन मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस ग्रोन अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। दैट मीन्स अगर आप किसी पैथोजन को या बैक्टीरिया को किसी एबनॉर्मल कंडीशन में अगर आप ग्रो कराओगे तो वो क्या हो जाएगा? उसकी पैथोजेनिक जो प्रॉपर्टी होगी, डिजीज कॉजिंग जो प्रॉपर्टी होगी, वो डाउन हो जाएगी, वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। इसी प्रोसेस को आप
एटीनुएशन कह देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एटीनुएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एटीनुएशन कितनी सारी तरीके से कराया जा सकता है, बहुत ढेर सारे तरीके से आप एटीनुएशन करा सकते हैं। जल्दी से इसको देख लीजिए कौन कौन से तरीके से हम लोग एटीनुएशन कर सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका स्ट्रेस, रेडिएशन, डिहाइड्रेशन, एजिटेशन, मेटल आयंस, फ्रीजिंग, हीटिंग, इन सारी तरीकों से एटीनुएशन या बेसिकली उसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको इनहिबिट कराया जा सकता है। अब जब वो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी उसकी इनहिबिट हो गई तब आप उसको अलग अलग तरीकों से एज वैक्सीन आप पहुंचा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के रूट अलग अलग हो सकते हैं, इंट्रानेजल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, अलग अलग तरीके से आप उसको पहुंचा सकते हैं उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर। उम्मीद है ये भी चीज समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके क्यूबे के अंदर ही। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ये है आपका माइकोबैक्टीरियम बोविस, इसको बैसिलस कालमेटे ग्यूइनिन भी बोलते हैं, जिसको हम बीसीजी का नाम भी देते हैं। तो बैसिलस कालमेटे ग्यूइनिन, इसको बीसीजी का भी नाम देते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम बोविस है बेसिकली, और ये पैथोजेनिक होता है। ठीक, दिस इज पैथोजेनिक। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर बेसिकली अलग अलग टाइप के फ्लैजेला टाइप के बनाए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यस दिस इज पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक होता है। अब जैसे ही आप इसको एडवर्स कंडीशन में रखते हैं, मैंने आपको बताया था बहुत सारे तरीके से एडवर्स कंडीशन में आप रख सकते हैं, ताकि रेडिएशन दे दीजिए, हीटिंग कर दीजिए, बहुत सारे तरीके अलग अलग जिसकी वजह से आप या जिसके थ्रू आप इस तरीके की चीज या इंक्रीज आप उसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको डिक्रीज आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ बाइल, बाइल का कंसेंट्रेशन काफी बढ़ा दिया, बाइल का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। और अगर आप बाइल का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो 13 इयर्स तक बाइल के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करा। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पैथोजेनिक माइकोबैक्टीरियम बोविस था ये नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो दिस हैज कन्वर्टेड इनटू द नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। पैथोजेनिक फॉर्म नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अगेन जस्ट बिकॉज यू हैव यूज्ड certain conditions that were not in accordance with the property of the, or not in accordance with the mycobacterium bovis, mycobacterium bovis के according वो conditions नहीं थी। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या क्या होती है, देखिए यहाँ पे अगेन बताया गया है कि आप किस तरीके से उनको एटीन्यूएट कर सकते हैं। अगेन आप देखिए ये देखिए मतलब एटीन्यूएशन करने का बहुत सारा तरीका है, वीकनिंग करने का बहुत सारा तरीका यही दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जीनोम किस तरीके का था, इसके जीनोम में मॉडिफिकेशन कुछ कर दिया है। पहले पूरा कंप्लीट रेड कलर का था, सारा का सारा हार्मफुल जीनोम था, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है जिससे कि अब ये हार्मफुल नहीं रह गया है। और अगर हार्मफुल नहीं रह गया तो ये हमारा डिजायर्ड जो मटेरियल है यानी कि जो वैक्सीन है वो वीकेंड वैक्सीन जीनोम हो गया, वीकेंड जो जीनोम इसका हो गया इस पैथोजन का, ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। अब इसको आप इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर दे देंगे तो ये ग्रो जरूर कर सकता है लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अगर हम वापस आए तो एटीन्यूएशन बेसिकली आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी लेके आ सकते हैं। जैसे कि पीछे के डायग्राम में अभी आपने देखा, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी आप एटीन्यूएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, आपने विरुलेंट जीन्स को रिमूव कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आप कुछ पर्टिकुलर जीन्स को रिमूव आउट कर सकते हैं। तो आपने वैसी ही चीज यहाँ पे की, रिमूव आउट कर दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हर्पीज वैक्सीन फॉर पिग जो है, पिग्स के लिए हर्पीज वैक्सीन जो बनाई जाती है वो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाई जाती है। तो ये जो हर्पीज वायरस होता है उसके अंदर से टीके जीन को हटा दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। अगर इस जीन को रिमूव कर दिया जाएगा तो वो पिग के अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा, बट यस ग्रोथ जरूर शो करेगा, ग्रोथ करेगा, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। तो ये कहानी हो गई। इसके अलावा एक और तरीका है, बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। इन्फ्लुएंजा वायरस, यही जो वायरस आपको सर्दी जुकाम कॉज करता है, उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन या उसके भी वीकेन किया जा सकता है। किस तरीके से, आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस भी वीकेन हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई एटीन्यूएशन की। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं गाइस, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जिनके अगेंस्ट लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं वेरिसेला जोस्टर, मम्प्स,
रूबेला, मीजल्स, बीसीजी, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, ओरल साल्मोनेला और ओरल पोलियो जो वायरसेस हैं या इस डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन दी गई है। लाइव ऑर्गेनिज्म मतलब समझ रहे हैं ना कि ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा, उसकी ग्रोथ की प्रॉपर्टी होगी, इट्स जस्ट दैट इट विल नॉट बी पैथोजेनिक। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज इस तरीके की वैक्सीन की क्या क्या होती हैं ये समझ लीजिए। प्रोलॉन्ग्ड इम्यून सिस्टम एक्सपोजर टू एंटीजन। अब देखिए होता क्या है ना कि जब वायरस लिविंग स्टेट में है, वायरस ग्रो कर रहा है, तो अब वायरस सिस्टम के अंदर काफी लंबे समय तक रहेगा। और अगर लंबे समय तक वायरस सिस्टम के अंदर है तो सिस्टम उसके अगेंस्ट इम्यूनोजेनिसिटी जनरेट करेगा, यानी कि इम्यून सिस्टम इसके लिए एक्टिवेटेड कंडीशन में रहेगा। तो अब अगर इम्यून सिस्टम के कांटेक्ट में ये वायरस लंबे समय तक होगा तो इम्यून सिस्टम बहुत हाई लेवल तक एक्टिवेट हो जाएगा इस तरीके के वायरस के लिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये वायरस ओरिजिनली आया, अभी तो हमने वैक्सीन के थ्रू उसको दिया था, इसको मतलब उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं था, डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब ओरिजिनल वायरस कभी आएगा इन केस, तो मेरी बॉडी बिल्कुल उससे लड़ने के लिए तैयार कंडीशन में होगी। ये कहा जा रहा है एडवांटेज में। ठीक, तो प्रोलॉन्ग इम्यून सिस्टम एक्सपोजर टू एंटीजन हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंक्रीज्ड इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब क्या हो गया, बॉडी क्योंकि इसके वायरस के कांटेक्ट में लंबे समय तक है, इसीलिए इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि इम्यून जो सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन की कैपेसिटी बॉडी की ज़्यादा हो जाती है इस तरीके के वैक्सीन्स के अगेंस्ट। तो अगर इस तरीके की वैक्सीन दी जाएगी तो बॉडी ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगी, या ये वैक्सीन ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होती हैं, ज़्यादा की इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको इन वैक्सीन्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट, हाईली इफेक्टिव मेमोरी सेल्स। यहाँ पे जो मेमोरी सेल्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लंबे समय तक बॉडी के अंदर रहते हैं, जिससे कि अगर कहीं काफ़ी समय बाद भी इस तरीके का ओरिजिनल वायरस आकर के अगर अटैक करेगा तो भी बॉडी को याद रहेगा और बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वैक्सीन्स इतनी बढ़िया होती हैं कि इसके अगेंस्ट सिर्फ आपको एक बार ही इम्यूनाइजेशन करने की जरूरत होती है। दैट मीन्स आपको सिर्फ एक बार वो ड्रग देने की जरूरत पड़ेगी, एक बार वो वैक्सीन देने की जरूरत पड़ेगी और वो वैक्सीन अपना काम करने लग जाएगी। ठीक, तो ओनली सिंगल इम्यूनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसकी एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है कि रेप्लिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, यानी कि जो आपने लाइव ऑर्गेनिज्म इंसर्ट किया है बॉडी के अंदर, वो लाइव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसको आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इट विल रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट, रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर रहा होगा। और आप जानते हैं ना कि होस्ट सेल के अंदर अगर कोई चीज़ रेप्लिकेट कर रही होती है या आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर अगर रेगुलेट कर रही होगी तो वहाँ पे कौन आकर के एक्टिवेट हो जाता है, टी सेल रिस्पॉन्स आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। तो देखिए बी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे टी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं, मेमोरी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट पैकेज है, यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। तो इस तरीके की जो वैक्सीन होती है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। नेक्स्ट, केस स्टडी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन की। ठीक है, जिसको हम साबीन पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं। हिंदुस्तान में इसका काफी यूज होता है ओरल पोलियो वैक्सीन का। अब कहा जाता है कि इंडिया से पोलियो जो है वो इरेडिकेट हो चुका है। ओरल पोलियो वैक्सीन को साबीन वैक्सीन भी कहते हैं। अभी आप सोचोगे कि सर यहाँ पे मैंने बताया कि केवल सिंगल इम्यूनाइजेशन की जरूरत होती है, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन में आप 3 बार आप पोलियो की दवा पिलाते हैं। 2 बूंद जिंदगी के बोलते हैं ना, तो 2 बूंद जिंदगी के 3 दफा पिलाए जाते हैं। तो आप तो यहाँ पे बोल रहे थे सिंगल इम्यूनाइजेशन, फिर आप यहाँ बोल रहे हैं कि 3 बार पिलाई जाती है, ऐसा क्या मतलब है? एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या भारत के अंदर क्या है कि जो पोलियो के जो स्ट्रेन्स हैं जो काफी प्रोमिनेंट हैं वो 3 हैं। 3 पोलियो के स्ट्रेन्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। अब ये तीनों पोलियो के स्ट्रेन्स जो हैं वो आप 3 बार बेसिकली इसीलिए दवा पिला रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो पहले स्ट्रेन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, दूसरी बार दूसरे के अगेंस्ट, तीसरी बार तीसरे के अगेंस्ट, ऐसा माना जाता है। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अच्छा, यहाँ पे होता किस तरीके से चीजें, तो जो आप वैक्सीन देते हैं, पोलियो वैक्सीन जब आप दे रहे हैं तो इट कोलोनाइजेस इंटेस्टाइन। क्या करता है, ये इंटेस्टाइन को कोलोनाइज कर देगा। इट विल कोलोनाइज द इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के
कॉलोनी बना लेगा। तो इंटेस्टाइन के अंदर जाके कॉलोनी बना लिया। इट इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीटरी आईजीए, प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा सिक्रीटरी आईजीए का, आईजीएम का, आईजीजी का। तो देख सकते हैं ना, ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगी, चाहे हम आईजीए बोले, चाहे आईजीएम बोले, चाहे आईजीजी बोले, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे सारी की सारी एंटीबॉडीज जो हैं ये प्रोड्यूस होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि इसने जाकर के इंटेस्टाइन के अंदर कॉलोनीज बना ली और इस बैक्टीरिया, इस वायरस ने जाके इंटेस्टाइन के अंदर कॉलोनीज बना ली हैं और अब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने लगा है, चाहे हम आईजीएम के रेस्पेक्ट में बात करें, चाहे आईजीए के, चाहे आईजीजी की। ठीक, ऑल्सो रिक्वायर्ड, इस केस में सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ये जनरली अगर आप होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन दे रहे हैं या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दे रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल डोजेस या बूस्टर डोजेस की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बट स्पेसिफिकली इस केस में हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि इंडिया में जो दवा दी जाती है वो 3 स्ट्रेन्स को मिला करके दी जाती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकती है इस टाइप के वैक्सीन की, तो समझेंगे कि म्यूटेशन एंड रिवर्जन इसके 2 प्राइम डिसएडवांटेज हो सकते हैं। देखिए बेसिकली आप यहाँ पे जो है एक्टिव ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं, राइट। एक्टिव ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं, टू बी मोर प्रिसाइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हालांकि उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी आपने खत्म कर दी है, बट है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब आपने उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी खत्म की थी तो आपने क्या किया था, उसको ऐसे सिचुएशन में रखा था, उसको ऐसी जगह पे रखा हुआ था जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल सिचुएशन में उसको वहां पे रखा हुआ था जिसकी वजह से उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। यहाँ पे क्योंकि अब आप उसको अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो क्या हो सकता है, उसको जो कंडीशंस मिलेंगी अब वो बहुत अच्छी मिलेंगी। अब अच्छी कंडीशंस की वजह से क्या हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म वापस म्यूटेट कर सकता है, यानी कि वो वापस गेन कर सकता है अपनी पैथोजेनेसिटी को और रिवर्जन कर सकता है। बेसिकली रिवर्जन का मतलब क्या हो गया, वापस पैथोजेनिक कंडीशन में बदल सकता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है पोलियो। आपने सुना भी होगा कि इंडिया में पोलियो का वैक्सीन कई बार दिया जाता है और उसके बाद कुछ डिजीज हो जाती है बच्चों को। तो क्या होता है, पोलियो के साथ एक पैरालिटिक डिजीज हो सकती है, वे बहुत कम होता है ऐसा, 1 in 2.4 मिलियन केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि पोलियो, अगर पोलियो का इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद उसको वैक्सीन दी गई तो इस तरीके की कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वायरस है जिसको हम लोगों ने नॉन पैथोजेनिक बनाया था अब वो वापस किस में कन्वर्ट हो चुका है, पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो चुका है और किसी ना किसी तरीके की डिजीज क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़ जाएं, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाए यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कॉम्प्लिकेशन सीन सिमिलर टू ओरिजिनल डिजीज। इसका मतलब क्या हो गया, जो ओरिजिनल डिजीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो यहाँ पे आप देखने को आपको मिल सकती है। यानी कि जो जब ओरिजिनल डिजीज मैनिफेस्ट करती है, जब ओरिजिनल डिजीज बॉडी को इन्फेक्शन कॉज करती है तो उस कंडीशन में जिस तरीके के सिम्टम्स वगैरह नजर आते हैं उसी तरीके के सिम्टम्स आपको यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ मीजल्स वैक्सीन का, तो जब आप मीजल्स वैक्सीन देते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं जो कि ओरिजिनल जब किसी को मीजल्स होता है ना तो उस तरीके की कुछ कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि पोस्ट वैक्सीनेशन इंसेफेलाइटिस। एक्चुअली मीजल्स के साथ इंसेफेलाइटिस रिलेटेड रहती ही है, तो जैसे ही आप वैक्सीन भी देंगे तो भी ये इंसेफेलाइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड थे आपकी वैक्सीन के साथ। एक और, जैसे कि आपने कोरोना के केस में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज की प्रॉब्लम या लंग्स के में थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह इस तरीके की चीजें कोरोना की वैक्सीन के बाद भी देखने को मिली थी। तो डिसएडवांटेज या साइड इफेक्ट्स किसी भी वैक्सीन के मिनिमम होने चाहिए। तो ये बात हो गई। तो मुझे लगता है कि ये इसके थ्रू जितना भी चीजें आज हमने पढ़ी तो उसके थ्रू आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि वैक्सीन क्या होती है, और जब हम एक होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन देते हैं तो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उसका प्रिंसिपल मैकेनिज्म क्या है और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये आपके दिमाग में एक क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा। अगर आपको ये हमारा प्लेटफॉर्म पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।